इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम तोड़ेंगे, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स, ठीक है? या फिर इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब आप लोग जानते हैं विद्युत होता है, और स्टैटिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं स्थिर अवस्था। मतलब वैसा वैद्युत जो स्थिर अवस्था में हो, ठीक है? जैसे जब हम बात करते हैं पानी का, तो रियल लाइफ में आप देख सकते हैं पानी, रियल लाइफ में आप महसूस कर सकते हैं हिट। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे हम चार्ज का। यहाँ पे जो वर्ड आएगा, पहला वर्ड, वो है चार्ज। पानी को बहने के लिए ऊंचाई में अंतर होना चाहिए, मतलब डिफरेंस इन हाइट। जब एक तरफ हाइट ज्यादा हो और एक तरफ का हाइट कम हो, तो क्या होगा? पानी बहेगा। ठीक उसी तरह से हीट, हीट मतलब उष्मा। हीट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। एक तरफ जब हम लोग लोहे के रड को एक तरफ अगर गर्म करते हैं, दूसरा इन ठंडा होता है, तो हम लोग कहते हैं हीट जो है फ्लो हो रहा है, बह रहा है गर्म से ठंडे की ओर। ठीक उसी तरह से चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरफ हाई पोटेंशियल मतलब हाई वोल्टेज होगा, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल मतलब लो वोल्टेज होगा, तो क्या होगा? चार्ज बहेगा। यहाँ हम चार्ज के रेस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम वैसे इलेक्ट्रिक की बात करेंगे जो रेस्ट में है, मतलब वो पानी जो तालाब में है। पानी दो तरह का, एक नदी में बहता हुआ पानी और एक पानी जो तालाब में है। तो हम लोग आज जो भी इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, वो हम लोग उस पानी के बारे में बात करेंगे जो तालाब में है, स्थिर अवस्था में है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पानी जो बह रहा है, मतलब नदी वाला पानी। तो पानी का मतलब चार्ज, याद रखिए। तो चार्ज किसे कहते हैं? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसी को जान लें। हिंदी में इसको हम लोग आवेश कहते हैं। चार्ज होता क्या है? चार्ज कहते किसे हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें दो पार्टिकल, दो कणों को अगर हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, तो उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या ये जानते हैं? हाँ या ना बोल सकते हैं? आवाज आ रही है? हम्म, हम्म। चलिए, अब हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? वन 9.1 10⁻³ -31। प्रोटॉन का मास कितना? 1.67 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना? लगभग बराबर, 1.66 10⁻⁻27 kg। याद होना चाहिए। तो न्यूटन कहता है कि हर कण दूसरे कणों को अपनी ओर एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ आकर्षित करता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी तो कण है, इसके पास भी तो मास है ना? तो इनके बीच भी क्या होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन को रखा गया, दो इलेक्ट्रॉन को रखा दिया, मान लीजिए एक सर्टेन डिस्टेंस पे। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? किस नेचर का होना चाहिए? तो अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ?
तो जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के करीब में रखे, तो वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स जो होना चाहिए ग्रेविटेशनल के अनुसार, वो नहीं लग रहा। क्या देखे हम लोग? वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा है। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। फोर्स का नेचर जो है, वो अट्रैक्टिव नहीं है। फोर्स का नेचर जो है, वो रिपल्सिव है। फोर्स का नेचर क्या है? रिपल्सिव है, जबकि ग्रेविटेशन के अनुसार अट्रैक्टिव होना चाहिए। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन देखिए कि कुछ और है, इससे कुछ और है। ठीक इसी तरह से इतना ही दूरी पर जब 2 प्रोटॉन को रखा गया, तो ये देखा जा रहा है कि इसमें भी ये दोनों प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसका मान ग्रेविटेशनल फोर्स के मान से अलग है। इसका मतलब है कि या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गलत है, या फिर इन दोनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के में मास के अलावा भी कुछ है। नहीं, क्योंकि अगर मास केवल होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए था और अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ मास के अलावा भी कुछ है, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दूर भाग रहा है एक दूसरे से। और उसी चीज का नाम पड़ा क्या? चार्ज। समझ में आया? इसी चीज का नाम पड़ा कि जिसके कारण इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके रिपेल कर रहे हैं, उस चीज का नाम क्या है भाई? उस चीज का नाम दिया गया चार्ज। ठीक है। तो अब क्या किया गया कि 2 न्यूट्रॉन को उतना ही डिस्टेंस पे लाके रखे, 2 न्यूट्रॉन को उतना ही डिस्टेंस पर लाकर रखा जाए, तो क्या उन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? तो देखा गया कि ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन पर है, जो चीज प्रोटॉन पर है, वो चीज न्यूट्रॉन पर नहीं है। मतलब चार्ज, मतलब चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन पर है, चार्ज प्रोटॉन पर है, लेकिन चार्ज न्यूट्रॉन पर नहीं है। दूसरा चीज क्या कंक्लूजन निकला कि जितना फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है एक दूसरे को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखने पर, उतना ही फोर्स 2 प्रोटॉन पे लग रहा है अगर हम उतना ही डिस्टेंस पे रखें जितना डिस्टेंस पे 2 इलेक्ट्रॉन को रखे थे। इसका मतलब है कि दोनों में चार्ज की मात्रा जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की मात्रा जो है वो समान है। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि प्रोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया गया, इसको इतना ही डिस्टेंस पे रखा गया। तो अब देखा जा रहा है कि ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने के बजाय एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों में चार्ज, तो यहाँ तो प्रूफ हो गया कि दोनों में चार्ज है और समान परिमाण का चार्ज है, चार्ज की मात्रा जो है समान है। लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक उतना ही डिस्टेंस पे रखते हैं, फोर्स उतना ही लगता है। जितना फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, जितना फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच लग रहा था, फोर्स उतना ही लग रहा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच। लेकिन ये फोर्स का नेचर क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया। मतलब एक दूसरे को रिपेल ना करके एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? तो भाई दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है, उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड तो समान है, लेकिन उन दोनों का नेचर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए सेम नेचर वाला एक दूसरे को रिपेल कर रहा था और जैसे ही अपोजिट नेचर वाले को रखे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है? तो इससे पता चलता है कि भाई जो चार्ज है, चार्ज दोनों में सेम सेम है। तो कितना है? तो यह है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही चार्ज है और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज है। दूसरा चीज क्या पता चला कि चार्ज कितने प्रकार के होंगे? तो चार्ज 2 प्रकार के हैं। चार्ज 2 प्रकार के हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है? प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है? प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। बात को समझिए। चार्ज 2 तरह का ही कंफर्म हो गया। अब इसको नेमिंग करना था। तो जैसे कि लड़का और लड़की 2 तरह के हैं धरती पे, तो नेमिंग करना है, तो एक में कुमार लगा दिए, एक में कुमारी लगा दिए। ठीक उसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 2 तरह का चार्ज था, तो एक का नाम रख दिए पॉजिटिव और एक को बोल दिया नेगेटिव। ठीक है? और पॉजिटिव किसको बोल दिया कि भाई प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव माना जाएगा। नेमिंग है ये। ऐसा नहीं कि माइनस लगा होता है। ठीक है? दोनों का नेम है ये। तो ये इसको कौन बोला? ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। इसको बोला कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने डिवाइड किया कि भाई चार्ज जो होंगे वो 2 तरह के होंगे होते हैं और पॉजिटिव पे जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होंगे वो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पे जो चार्ज होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होंगे वो
नेगेटिव होंगे, और चार्ज की परिमाण दोनों में समान होगी, और कितनी होगी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसका मतलब कूलाम जो है ये यूनिट है किसका? चार्ज का। चार्ज का यूनिट है ये। यहां तक किसी को दिक्कत है? सब कुछ साफ साफ और क्लियर है? मैसेज मैंने, आप टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट बोल सकते हैं। ये सर क्लियर है। हम्म। बाकी लोग सुन ही गए ना, रेणुका महतो, सविता नायक, सचिन महतो। चलिए, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि भाई चार्ज दो तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज होती है उसकी मात्रा समान होती है, परिमाण समान होता है, लेकिन उन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। चार्ज का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। चार्ज दो प्रकार का होता है, इसको कौन बोला था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हम लोगों को समझ में आया कि जो सेम चार्ज जो होंगे, मतलब लाइक चार्ज जो होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब रिपल्सन, विकर्षण। और अनलाइक चार्जेस जो होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूट्रॉन पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी हम लोग समझ गए। तो जब भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो किसका बात करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे या तो प्रोटॉन का बात करेंगे। न्यूट्रॉन का यहां पे हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम लोग इतना तो जान गए कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में होता है, लेकिन एक में पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव होता है। एक में क्या होगा? पॉजिटिव, और दूसरे में क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाए तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा भाई? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाए तो बताएं कि टोटल चार्ज कितना होगा? जीरो। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज कितना हम लोग कह सकते हैं? तो जीरो कहते हैं। अब आप लोग जानते होंगे, एटम्स पढ़े होंगे। एटम्स में किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है बराबर होती है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट चार्ज एटम में कितना होगा? जीरो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ कि ना? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसमें चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। चार्ज नहीं होने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उतनी ही प्रोटॉन्स की संख्या है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे चार्ज का एसआई यूनिट तो हम लोग देख लिए। चार्ज का सीजीएस यूनिट, और चार्ज के सीजीएस यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। ठीक है। चार्ज का डायमेंशन हम लोग पता करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है वो पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10 में ही। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू यहाँ पे क्या है? चार्ज है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। देन क्यू इक्वल टू क्या होगा? आई टी। तो क्यू, आई का डायमेंशन ए और टी का डायमेंशन टी। चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी। चार्ज का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा ए टी। ठीक है। तो चार्ज हम लोग देख लिए कि अलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का स्टेट कूलाम, और चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है एटी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, चार्ज प्रोटॉन में पाया जाता है। चार्ज के कारण क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के बीच फोर्स लग रहा है।
ये जो फ़ोर्स है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कहते हैं और चूँकि इसका खोज कूलाम्ब ने किया, इसलिए इसको कूलाम्ब फ़ोर्स भी कहा जाता है या कूलाम्ब फ़ोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलाम्ब्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये कूलाम्ब्स के द्वारा दिया गया था, 2 चार्ज के बीच लगने वाला फ़ोर्स। फ़ोर्स क्या कहलाता है? तो इस फ़ोर्स को हम लोग कूलाम्ब फ़ोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कहते हैं, ठीक है? 2 चार्ज के बीच ग्रेविटेशनल फ़ोर्स नहीं कहते, 2 मास पार्टिकल के बीच लगने वाला फ़ोर्स ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कहलाता है। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच जो फ़ोर्स लग रहा है यहाँ पे चार्ज के कारण उसको इलेक्ट्रिक फ़ोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स या कूलाम्ब फ़ोर्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? और तो इस तरह से देखिए जिस तरह से ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि हर एक मास पार्टिकल का अपना एक फ़ील्ड होता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहते हैं। ठीक उसी तरह से हर एक चार्ज पार्टिकल का अपना एक फ़ील्ड होगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कहते हैं। वहाँ ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहते थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कहते हैं। आगे चल के कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जब चार्ज मूविंग स्टेट में होता है, जब मूव करता है चार्ज पार्टिकल, तो केवल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड नहीं प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के साथ-साथ मैग्नेटिक फ़ील्ड को भी ये प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब चार्ज को बता सकते हैं कि चार्ज है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं चार्ज जो है किसी मैटर का वह गुण है, वो प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जो है वो मटेरियल पार्टिकल्स या फिर वो मैटर जो हैं, वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड या मैग्नेटिक फ़ील्ड को उत्पन्न या अनुभव करता है। मतलब उसको प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। तो प्रॉपर्टी जब चार्ज का डेफिनिशन क्या कहलाएगा? तो चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न या अनुभव कर सकता है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक नो डाउट? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो पहला हम लोग देख लिए कि लाइक चार्जेस एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक-दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है नष्ट ना होना, कंज़र्व्ड होना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, जब हम लोग चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हम बताएँ कि चार्ज 2 में होता है, या तो इलेक्ट्रॉन में होता है या तो प्रोटॉन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग नष्ट तो नहीं कर सकते ना। हम लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रॉय नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते, प्रोटॉन को भी आप तोड़ नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्लियर है कि वो खत्म उसको नहीं कर सकते। केवल क्या होगा उसको उठा के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं सकते हैं मतलब वो कंज़र्व्ड है। तो यही है कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज। क्या? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरा देखिए, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी हम बताएं कि चार्ज को आप चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज को हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो जब भी चार्ज को ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? सिंगल सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटीजर मल्टीपल में। आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेढ़ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन ही क्यों? तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है। तो जब भी ट्रांसफ़र होगा ना, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो चार्ज को ट्रांसफ़र करना मतलब याद रखें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ना कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है? तो जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो या तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। या तो इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स दीजिए। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप दीजिएगा या फिर उससे निकालिएगा गोटा-गोटा, मतलब सिंगल-सिंगल फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5 इसी फॉर्म में, तो चार्ज भी उसमें इसी तरह से होगा, किसी बॉडी में। तो चार्ज ये कहता है कि नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब Q इक्वल टू प्लस या माइनस Ni, जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कितना है? क्या होगा? जब भी होगा तो इंटीग्रल होगा 1 2 3 4। और E क्या है? चार्ज। किस पर चार्ज? ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। समझे? तो ये तो रहा आपका चार्ज के बारे में, कि चार्ज किसी बॉडी में जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल पे होगा। इसका मतलब है कि मिनिमम चार्ज कितना होगा? मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होगा बता सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होगा कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए, जैसे कि कहीं पे आपको कह दिया कि Cl माइनस, ठीक है, इस पर चार्ज कितना है? तो ये जो है Cl माइनस जो आपको दिख रहा है, ये आयन है। और कहेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाला गया, एक माइनस लगा हुआ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन डाला गया है। तो इस पर चार्ज कितना होगा? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक उसी तरह से अगर कहीं से आपको पूछ दिया कि Na प्लस, इस पर कितना चार्ज है? तो ये भी सोडियम आयन कहलाता है। जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव लिख गया, मतलब जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम डिस्टर्ब कर दिए, वो एटम से बन जाता है आयन। और ये सोडियम आयन है, इसमें एक प्लस है। ये एक प्लस इंडिकेट करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। अगर ये केवल इसमें ये Na होता, ये केवल Na होता और कहता कि इस पर चार्ज कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं इस पर चार्ज कितना है भाई? नो चार्ज। क्यों? तो इसमें सोडियम है, तो सोडियम में हम लोग कह सकते हैं कितना प्रोटॉन? 7। सोडियम का 7 होता है ना? और कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज कितना? 0, कोई चार्ज नहीं इस पे। लेकिन Na प्लस अगर कह रहा है, मतलब ये सोडियम एटम नहीं है, ये सोडियम आयन है। और सोडियम आयन पे कितना चार्ज होगा? तो Na प्लस का मतलब हुआ कि सोडियम जो एटम था, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज निकाला गया, जिसके कारण इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पर चार्ज कितना होगा? तो इस पर जो चार्ज होगा भाई, वो होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है? तो चार्ज समझ में आ गया। जैसे कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल पढ़े होंगे, हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस होता है। और हीलियम न्यूक्लियस पे कितना होता है? हीलियम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? तो इस पर जो चार्ज होगा वो प्लस 2 ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब ये होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हो गया? अब जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि कोई एटम है जिससे कि 10 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, कोई एटम है जिससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, बताइए कि अब उस पर कितना चार्ज होगा? बताइए कि अब उस पर कितना चार्ज होगा? तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब उस पर चार्ज जो होगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे होगा, लेकिन प्लस में।
10 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब 10 नेगेटिव चार्ज को निकाले, इसका मतलब 10 पॉजिटिव आ गया उसपे। जैसे कि मान लीजिए एटम था, तो एटम में पहले मान लीजिए उसमें 50 गो इलेक्ट्रॉन था, 50 गो प्रोटॉन था, तो 50 गो प्रोटॉन और 50 गो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 0। अब उससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 50 प्रोटॉन और 40 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 40 इलेक्ट्रॉन 40 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच जाएगा, 10 प्रोटॉन का चार्ज बच जाएगा ना। इसका मतलब टोटल चार्ज उसपे कितना होगा, प्लस 10 ही, मतलब 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये जो है यही है n, और ये जब भी होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी संख्या में होगा, 1.5 पौने 2 अढ़ाई आधा, ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब जब भी मिनिमम पॉसिबल चार्ज होगा तो ये चार्ज होगा, इससे कम नहीं हो सकता, पहला चीज। और दूसरा जो होगा वो इसके इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि भाई Q इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज, क्या ये पॉसिबल चार्ज है, हाँ या ना? कोई बता सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, Q इक्वल टू होता है यानी, तो n इक्वल टू होगा क्या, Q बाई ई। Q कितना, तो Q हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, और E कितना लिखेंगे, तो E लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इससे ये कट गया, अब इसको जब भागा देंगे ना, ये 16 दुना 32, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। गोटा गोटा होना चाहिए, 2 आना चाहिए पूरा पूरी, ठीक है, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये संख्या आना चाहिए। तो ये भी आपको देखेंगे कि ये पॉसिबल चार्ज है कि नहीं है, पता कर सकते हैं इस तरह से कि पॉसिबल चार्ज है कि नहीं। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है आपका कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो इससे कम चार्ज नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा। और वो जो होना ज्यादा भी होगा तो याद रखिए वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, एन का वैल्यू जो होना चाहिए वो गोटा गोटा में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे पूछा जाएगा 7n14 पर कितना चार्ज, पर कितना चार्ज, आप लोग बता सकते हैं कितना चार्ज, जल्दी जल्दी। तो इस पर चार्ज है 0, क्यों, इस पर है 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि 7n14, ये जो सोडियम ना नाइट्रोजन, इस पर कितना चार्ज, के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज, में कितना चार्ज, ठीक है। तो देखिए इसके न्यूक्लियस में कितना होगा, 7n14 के न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, कितना होगा, 7। तो देयरफॉर चार्ज कितना होगा, 7 इंटू ई और भी प्लस में, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो अगर कह दिया कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएंगे कि 1 कूलम चार्ज बनेगा, ठीक है। तो Q बराबर एन ही होता है, एन बराबर क्या होगा, Q बाई ई। Q का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और E का सॉरी Q कितना 1 कूलम, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, 1 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 10 टू द पावर उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 19 हो जाएगा, एक जीरो इससे और कर्जा लेना है, 100 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, 10 का पावर 18 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 6 चौका 24, एक बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पचे 20, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक कूलाम बनाएंगे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किए थे कि उसमें बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का।
देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू द चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह का हम लोग अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं। और कैसा चार्ज जो रेस्ट में हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग उसका जो एप्लीकेशंस है उसमें आप देखेंगे तो एप्लीकेशन में क्या क्या है, जैसे कि कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैपेसिटर का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कंडेंसर कहते हैं, जो कि फैन वगैरह में आप देखे होंगे, सिलेंडर टाइप का व्हाइट व्हाइट लगा होता है पंखा में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन पे वो काम करता है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज करके हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप प्रिंटर वगैरह होता है, देखिए, high electric potential sources like Van de Graaff generator works on the principle of electrostatics. Using electrostatics principle, path of charge can be changed and the charge can be accelerated also. चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाई पोटेंशियल हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और जो भी नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि लाइटिंग, थंडर्स, कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो बारिश के समय जो थंडरिंग होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताए थे लास्ट क्लास हम लोग, वो था चार्ज। चार्ज किसको कहते हैं? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। चार्ज किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वो एक्सपीरियंस कर सकता है या वो जनरेट कर सकता है, ठीक है, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना, ठीक है, अधिकता होना, ये कंसेप्ट आया किसका? चार्ज का। तो जब हम लोग किसी बॉडी को कहते हैं कि बॉडी चार्ज है, यानी या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। प्रोटॉन की बात हम लोग नहीं करते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जब भी हम लोग कहेंगे कि बॉडी जो है चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब है उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, दोनों की संख्या बराबर बराबर है। लेकिन जब हम लोग कहेंगे चार्ज बॉडी, यानी या तो वो एक्सेस ऑफ, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम लोग कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर से मिला है, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, मतलब उसमें हम लोग कहेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या फिर उसको हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है। तो एक जैसे किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर किसी बॉडी से में इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन जो हम लोग निकालते हैं या डालते हैं, वो हम लोग सिंगल सिंगल के फॉर्म में, मतलब इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में उसको हम डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए जैसे कि कोई एटम है, मान लीजिए कॉपर है, Cu, और आप देखे होंगे अक्सर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, Cu के ऊपर लिखा होगा प्लस प्लस। तो Cu के ऊपर में दो प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब Cu एटम जो है, उस Cu एटम से, मैंने कॉपर का जो एटम है, Cu एटम से में दो अगर प्लस लिखा हुआ है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉपर है, इससे दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया गया है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता तो एक प्लस होता, दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, दो प्लस है। Fe, कहीं कहीं Fe में ट्रिपल प्लस देखे होंगे, एक दो तीन, इसका मतलब है कि इससे क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इससे तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। कहीं आप देखे होंगे SO4, SO4 माइनस माइनस, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिया गया है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही बताता है कि भाई वो जो है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की संख्या बराबर है। कोई न्यूट्रल बॉडी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ठीक है। जितना पॉजिटिव, जितना एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना एक प्लस उसके माथे पे लगा देंगे, ठीक है, और वो एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसको आयन कहेंगे। और जितना एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे उतना एक माइनस उस पे, उसके माथे पे लगाते चले जाएंगे, और वो नेगेटिव आयन कहलाएगा, ठीक है। तो आयन दो तरह के पढ़े होंगे आप लोग, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और नेगेटिवली आयन का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स में डाला गया है। तो देखिए, यानी चार्ज मतलब, चार्ज करना मतलब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन डालना। Charged is the property हो गया। A negatively charged body means that body has gained electrons, while a positively charged body means that the body has lost some of its electron। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसमें उससे इलेक्ट्रॉन
दिया गया है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब हो गया कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है। क्या है भाई? तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो होता है स्टेज कूलम। एक कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब स्टेट कूलम। एक कूलम बराबर क्या होगा? एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम, ठीक है। या फिर और एक यूनिट होता है जिसको हम लोग EMU ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। 1/10 एब कूलम। एक कूलम किसके बराबर है? 1/10 एब कूलम के बराबर। तो सबसे छोटा यूनिट होता है स्टेट कूलम में। इसमें देखिए, एक कूलम किसके बराबर है? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर, या फिर 1/10 एब कूलम। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकली हम लोग जो यूज करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, वो होता है एम्पियर आवर, AH। आप लोग बैटरी यूज करते हैं घर में, इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं, या मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, उसमें देखिए मोबाइल वगैरह में एमएच होता है, MAH, है ना? कितना पावर का बैटरी तो नहीं कहते, 5,000 का बैटरी है, इसमें 6,000 का बैटरी है। सैमसंग का यूज कर रहा है बैटरी, 6,000 का बैटरी यूज करता है, तो 6,000 MAH होता है, मतलब मिली एम्पियर आवर। और जो घर में इन्वर्टर वगैरह होता है, देखिएगा उसमें उसमें लिखा होता है कि बैटरी जो ले रहे हैं 150 एच का, 200 एच का, 300 एच का, ठीक है। तो उसमें AH होता है, वो क्या है? चार्ज का प्रैक्टिकली यूनिट है, हम लोग उसको रियल लाइफ में जो यूज करते हैं वो एच होता है। AH, एम्पेयर आवर। ये एच कहां से आया? तो Q इक्वल टू होता है IT। उल्टा कर दिया। करंट I इक्वल टू होता है Q/T। देन Q इक्वल टू क्या होगा? IT। तो यूनिट क्या होगा Q I का? I का यूनिट एम्पियर, और टाइम का यूनिट हो गया आवर। तो यूनिट क्या हो गया इसका? यूनिट हो गया एम्पियर आवर, यहीं से आया, ठीक है। तो चार्ज का एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो होता है एम्पियर आवर, ठीक है। बैटरी वगैरह में आप देखे होंगे, आप देख सकते हैं घर में, आप अगर होगा, इन्वर्टर सबके पास है आजकल, तो लिखा होगा एम्पियर आवर। 1 एम्पियर आवर इक्वल टू क्या होगा? 1 एम्पियर आवर इक्वल टू हो गया 3600 गुलाम। 1 एम्पियर आवर इक्वल टू 3600 गुलाम, ठीक है। कैसे हुआ? तो देखिए, एम्पियर आवर लिए हम लोग किसका? कूलम का। लेकिन एक्चुअली एसआई यूनिट में ये एम्पियर होना चाहिए और ये सेकंड होना चाहिए। तो आवर को हम लोग सेकंड में अगर चेंज करें, आवर को अगर सेकंड में चेंज करें, तो 60 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट हो जाएगा, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड हो जाएगा। तो ये 3600 एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को हम लोग कहेंगे कूलम। तो 1 एम्पियर आवर इक्वल टू क्या होगा? 3600 कूलम, ठीक है। तो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं इसका। और एक और यूनिट है चार्ज का, जिसको हम लोग कहते हैं फेराडे। 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ये कह सकते हैं कि चार्ज का सबसे बड़ा इकाई है, सबसे बड़ा यूनिट है कौन? फेराडे। तो फेराडे हो गया चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट। और सबसे छोटा यूनिट किसको पता है? किसको कहेंगे छोटा यूनिट? चार्ज का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सूत गया है क्या सब? चार्ज का सबसे छोटा यूनिट स्टेट कूलम। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट फेराडे। 1 फेराडे कितना कूलम? 96500 गुलाम मिलेगा, तब जाकर 1 फेराडे होगा। डायमेंशन ऑफ चार्ज 80। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, करता है। एन अनएक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर अनएक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन में गतिशील है, एक्सेलरेशन नहीं है उसका। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, और वो कैसा मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर 60 का स्पीड से जा रहा है तो 60 का स्पीड, उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ
मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और तीसरा, एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों ये उत्पन्न कर सकता है। डिपेंड करता है कि चार्ज क्या, किस सिचुएशन, किस तरह के स्टेट में है वो। अगर रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में ना होकर एक्सेलरेटेड मोशन में है, उसका वेलोसिटी जो है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वो उत्पन्न करता है। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें चार्ज के रेस्ट कंडीशन वाला बात करते हैं हम लोग, ये चार्ज रेस्ट है उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें केवल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस चैप्टर में ना पढ़ के आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीजें याद रखने के लिए है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.67 इन 3 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। दोनों का लगभग सेम, दोनों का लगभग सेम मास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 19.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का -30, देखिए -27 27 मास उससे छोटा, सबसे छोटा। सबसे हल्का मास कितना किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन? एक तो हो गया नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे के ऊपर, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? तो प्रोटॉन के ऊपर। दो तरह के चार्ज होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज दिख रहा है, ये थोड़ा डार्क हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में किसे क्या है चार्ज का प्रॉपर्टी? पहला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज जो होंगे मतलब सेम नेचर के जो चार्ज होंगे, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब अगर दोनों एक दूसरे के बीच में रखा जाए, एक इतना दूरी पर रखा जाए, तो ये चार्ज इसको इधर भगाएगा और ये चार्ज इसको इधर भगाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो रिपेल के कंडीशन में अगर दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 1 जो है 2 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इसको हम लोग लिखेंगे एफ 2 1, 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण, और 2 के कारण 1 पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। यानी एफ कितना? तो एफ इसको लिखेंगे 1 2, 1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण? 2 के कारण। तो ये हो गया रिपल्सिव नेचर, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता तो डायरेक्शन किधर होता? ऐसे। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये जो फोर्स है इसकी दिशा किधर है? देखिए तो इसकी दिशा है F1 2, 1 पर लगने वाला फोर्स 2 के कारण, और इसकी दिशा F21 2 पर लगने वाला फोर्स 1 के कारण। तो जैसे ही हम कहेंगे कि अट्रैक्टिव नेचर है, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब अपनी ओर, इसकी ये जो फोर्स है ये लगा रहा है, 1 लगा रहा है किस पर? 2 पर। तो 1 जो लगा रहा है 2 पर, वो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? 1 की ओर है, 1 की ओर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 जो लगा रहा है, 1 जो लगा रहा है 2 पर फोर्स, उसकी दिशा किधर है? 1 से दूर है। तो जब रिपल्सिव फोर्स का बात करेंगे तो वो दूर, ठीक है। डायरेक्शन उसका क्या होगा? जैसे हम अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो रिपल्सिव है, मतलब उसका दिशा किधर होगा? मेरे से तीर का चिन्ह जो है उससे दूर। रिपल्सिव अगर हम ये अगर कोई आदमी है, अगर ये किसी को रिपेल कर रहा है तो फोर्स की दिशा किधर होगी? इधर, अपने से दूर। ये हो गया रिपेल करना। और जब हम लोग कहेंगे कि अट्रैक्ट कर रहा है कोई, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? उसकी और होगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स की दिशा अगर अपनी ओर हो, मतलब वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर दूसरे पार्टिकल को रिपेल कर रहा है तो फोर्स की दिशा किधर होगी? उससे दूर होगी। इस दिशा को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अरे हाँ ना लिख भाई कोई। चलिए, जगह है ना सब, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये कहता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑन इंडिविजुअल बॉडी ऑफ द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसी सिस्टम पर अगर टोटल चार्ज का बात करें तो वो किसके बराबर होगा? उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके चार्ज के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक घर में हम लोग हैं, अभी सारे लोग तो अपने अपने घर में, मान लीजिए सबको एक ही क्लासरूम में रहते, रूम बंद रहता, तो ये एक सिस्टम कहलाता है और ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे थे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है अंदर से कोई बाहर ना जा पाए, बाहर से कुछ अंदर ना आ पाए। अब क्या है, इसमें जो टोटल चार्ज है वो क्या कह रहा है कि सबके चार्ज के जोड़ के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अगर कोई सिस्टम है उसमें ढेर सारा चार्ज है, कहीं पे प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, प्लस Q4 है, माइनस Q5 है, इतना चार्ज अगर ये अगर मान लीजिए एक सिस्टम बना रहा है तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो इसके जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है और 10, अगर कोई एटम है उसमें अगर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कितना होगा? जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। यही है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या? चार्ज। और इसी से हम लोग कह सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एटम्स, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या आपस में बराबर होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, ना तो वो घटेगा ना ही बढ़ेगा। अर्थात दिस मींस दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज कहता है कि ये तो नष्ट होना हो सकता है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिख रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये कहता है कि किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अभी हम शुरू में ही बताएं कि चार्ज होना मतलब या तो उसे इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देना, या तो इलेक्ट्रॉन निकालना। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या डालेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, जो भी होगा इंटीजर होगा। डेढ़, पौने दो, अढ़ाई, ये नहीं चलेगा, ठीक है। सिंगल सिंगल होगा। तो अगर हम किसी बॉडी से को हम चार्ज करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक प्लस हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाले दो प्लस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन निकाले 10 प्लस हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक नेगेटिव हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन देंगे, दो नेगेटिव हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे 10 नेगेटिव होगा। इसका मतलब है किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। और इंटीजर कितना? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी n हो जाएगा। क्यू इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस एन ई, जहां एन क्या है? इंटीजर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ठीक है। जो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ए ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज भी है, चार्ज का मिनिमम वैल्यू, सबसे कम, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। इससे छोटा चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? इनवेरियंस का मतलब जो वेरी नहीं करता, ठीक है। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो, चाहे अगर कोई बॉडी गतिशील हो, मूव कर रहा हो, तेजी से भाग रहा हो,
उसमें दोनों ही कंडीशन में उसका चार्ज घटेगा बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं कि रेस्ट में है तो उसके पास ज़्यादा चार्ज है और मोशन में है तो उसके पास कम चार्ज है, ठीक है? उसमें चार्ज की जो मात्रा होगी, चार्ज का जो वैल्यू होगा, चाहे वो रेस्ट में रहे, चाहे वो मोशन में रहे, चार्ज उसमें सेम रहेगा। बॉडी के सिचुएशन पर, बॉडी के स्टेट पर चार्ज निर्भर नहीं करता है। ठीक है? जबकि मास के कंडीशन में ऐसा नहीं है, मास जो है वो चेंज होता है, अगर वस्तु बहुत ज़्यादा गतिशील हो, मतलब उसकी गति इतनी ज़्यादा हो कि हम उसे स्पीड ऑफ लाइट से उसके स्पीड को कंपेयर कर सकें, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी का मास जो है चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग चार्ज को कहते हैं कि चार्ज क्या है? तो इनवेरिएंस है, वो वेरी नहीं करता। अब देखिए, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज अगर करना हो, तो कैसे चार्ज करेंगे? ठीक है? तो चार्ज करने का 3 तरीका हम यहाँ दिखा रहे हैं। एक कंडक्शन, एक फ्रिक्शन और एक इंडक्शन। किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन मेथड से, फ्रिक्शन मेथड से और इंडक्शन मेथड से। जैसे कि अगर कोई चार्ज बॉडी को और कोई अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, तो क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लेंगे, उसके कॉन्टैक्ट में रख देंगे। तो चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आया, अनचार्ज बॉडी, तो चार्ज चार्ज बॉडी से चार्ज निकल के अनचार्ज बॉडी में चला गया। दिस मेथड इज़ नोन एज़ कंडक्शन मेथड। मतलब अगर किसी चार्ज बॉडी के टच में किसी अनचार्ज बॉडी को रखते हैं, तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, निकल कर चला जाता है अनचार्ज बॉडी में। इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन मेथड, ठीक है? दूसरा है फ्रिक्शन मेथड। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, 2 वस्तुओं को आपस में हम रगड़ेंगे, तो क्या होगा? रगड़ने से क्या होगा? आप लोगों को पता होगा, हीट में 2 हाथ को रगड़िए, हाथ गर्म होगा। 2 वस्तु को जब आप लोग रगड़ेंगे तो क्या होगा? वहाँ हीट एनर्जी मिलेगा। किसको मिलेगा? बॉडी को मिलेगा। बॉडी पे कहाँ जाएगा वो? इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलता है तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाता है। तो एनर्जी जब मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज़ होगा और इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहाँ एक बॉडी से निकल कर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा फिर। तो रगड़ने के कारण ऐसा हो रहा है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे बॉडी में चला जा रहा है। ठीक है? तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने से एक वस्तु से चार्ज निकल कर दूसरे वस्तु में चला जाता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में चला जाता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड से इसको क्या कहते हैं? चार्ज करते हैं। तीसरा जो मेथड है, वो मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या होता है? अगर कोई अनचार्ज्ड बॉडी है, उसको चार्ज करना चाहते हैं, तो उसको बहुत बड़े चार्ज के करीब में ले आते हैं। इससे क्या होता है? एक बड़ा चार्ज है, इस पे ढेर सारा चार्ज है। ढेर सारा चार्ज है। इसके नज़दीक एक छोटा-सा बॉडी ले आए, अनचार्ज्ड। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसमें जितना अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसपे चार्ज नहीं। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसपे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की संख्या बराबर-बराबर है, आपस में मिलके वो न्यूट्रल हो गया है। अब जैसे ही बहुत बड़े चार्ज के करीब में एक छोटा-सा चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी लाएँगे, ये क्या होगा? इसका चार्ज बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नज़दीक लाएँ, तो नज़दीक वाले सिरे में ये क्या करेगा? इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था, उसको अपने से दूर भगा दिया, जिसके कारण इसका आधा फेस एक तरह के चार्ज से चार्ज हो जाएगा और दूसरा आधा फेस अपोजिट नेचर वाले चार्ज से चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि पहले तो ये लोग आपस में कंबाइन था, न्यूट्रल था। अब क्या हो गया? चार्ज अलग-अलग हो गया। पॉजिटिव वाला क्या किया? नेगेटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव वाले को दूर भेज दिया। तो आधा सरफेस नेगेटिवली चार्ज्ड और आधा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है? तो 3 तरह का चार्ज हम लोग देख लिए। चार्ज करने का 3 मेथड देख लिए। एक कंडक्शन मेथड, एक इंडक्शन मेथड और एक फ्रिक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या है? चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को सटा कर रख देंगे, तो चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होके अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा और अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। दूसरा फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या देखें हम लोग कि 2 वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, एक से निकल के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और तीसरा कंडक्शन मेथड कंडक्शन हो गया। तीसरा जो है इंडक्शन मेथड। बहुत बड़े चार्ज बॉडी के करीब में छोटा-सा अनचार्ज बॉडी लाएँगे। अनचार्ज बॉडी में जो चार्ज है उसको 2 भागों में बाँट देगा। एक तरफ कर देगा अपना जैसा चार्ज है उसके अपोजिट नेचर वाला चार्ज को अपनी ओर रोटेट कर लेगा, तो नज़दीक वाला फेस में अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा और दूर वाले फेस में सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा। इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें इंडक्शन में 2 तरह का चार्ज है। एक देखिए, एक इंड्यूसेस चार्ज है और एक इंड्यूसिंग चार्ज है। Induces charge किसको कहते हैं? Two kinds of charge that appear on the two ends of the conductor due to electrostatic induction are called induced charge। ये जो चार्ज दिख रहा है आप लोग को, ये जो चार्ज दिख रहा है इसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है? इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो चार्ज, ये जो चार्ज दूसरे बॉडी को माने जो चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दे रहा है, तो जिस बड़ा वाला जो चार्ज बॉडी में जो चार्ज होगा उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे।
इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज जिसमें चार्ज आ जाता है, जिस बॉडी में, अनचार्ज बॉडी में पहले चार्ज नहीं था, बाद में एक तरफ अलग चार्ज, दूसरे सरफेस में अलग चार्ज आ गया, ये इंड्यूस चार्ज कहलाएगा। और जो बड़ा वाला बॉडी है जिसके कारण ये चार्ज हो जा रहा है, इंडक्शन हो रहा है, उसमें जो चार्ज है उसको हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है कंपेयर करना कि चार्ज और मास में क्या अंतर है, चार्ज और मास में क्या अंतर है। तो पहला जो अंतर दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला अंतर में हम देखिए लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मास आप लोग पढ़े होंगे, नेगेटिव मास होता है क्या? मास जो होता है, मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मास जो होता है बॉडी का वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये मास जो है वो केवल पॉजिटिव होगा, चार्ज और ये मास। चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर, सो दे आर स्केलर्स। चार्ज को रियल नंबर की तरह हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, मतलब ये स्केलर है। मास में भी ये चीज कर सकते हैं, सिमिलरिटी हम लोग कर सकते हैं कि मास को भी हम लोग आसानी से रियल नंबर की तरह क्या जोड़ या घटा सकते हैं। 2 kg प्लस 5 kg बराबर 7 kg, बात खत्म। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, चार्ज में भी 2 कूलम प्लस 5 कूलम बराबर 7 कूलम। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, लेकिन मास जो होता है वो नॉट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज समझे थे, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी इंटीग्रल फॉर्म में होगा, लेकिन मास ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज जो है हमेशा कंजर्व्ड होता है, लेकिन मास क्या है, मास इज नॉट कंजर्व्ड एंड मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पढ़े हैं? मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 5 किलो कोयला लिया जाए और 2 किलो गोईठा लिया जाए, बोला समझ रहे, उपला, उसको आपस में जला के राख बना दिया जाए, क्या वो फिर से 7 kg होगा? नहीं होगा, वो 2 किलो 1 किलो निकलेगा, हो सकता है मुश्किल से। तो बाद बाकी मास कहाँ गया? तो उससे हीट निकला ना, यानी मास किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में कन्वर्ट होगा, यानी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी मास जो है दूसरे अदर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कंजर्व नहीं होते, लेकिन चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। नेक्स्ट नंबर 5, चार्ज ऑन ए बॉडी आर नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बताया था इनवेरियंस ऑफ चार्ज, किसी बॉडी में जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर उसका कोई प्रभाव, वेलोसिटी के कारण उस चार्ज बॉडी के चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मास जो होता है उसमें वेलोसिटी का प्रभाव पड़ता है। फॉर्मूला पढ़े होंगे, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 - v² बाय c²। आइंस्टीन का मास रिलेटिविस्टिक्स फॉर्मूला कहलाता है। इसमें अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो मास भी क्या होगा? चेंज होगा। याद रहे, थोड़ा मोड़ा नहीं, वेलोसिटी इतना हो चेंज करे कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर कर सके, तब मास क्या होगा? क्या बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्सेस बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव भी हो सकता है। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन दो मास पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशन में हम लोग कहीं रिपल्सिव नहीं पढ़े। दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव होगा। एक चीज और है, चार्ज जो है ना वो मास के बिना नहीं रह सकता। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है। कहने का मतलब, चार्ज का बात करते हैं तो चार्ज सबसे छोटा अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज के साथ मास लटका हुआ है कितना? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। मैंने चार्ज विदाउट मास के संभव नहीं है, लेकिन मास चार्ज के बिना संभव है। जैसे कि ई बॉडी हम लोग छू रहे हैं, ये पेन हमारा, ये पेन में जो है चार्ज कितना है? हम लोग कहेंगे इस बार नेट चार्ज कितना है? 0 है। मास तो है, कुछ ना कुछ वजन होगा इसका, लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है, नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो मास रह सकता है चार्ज के बिना, लेकिन चार्ज का अस्तित्व मास के बिना नहीं है। यही कारण है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, यानी अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं उसका मास अफेक्ट होता है, मतलब मास पे प्रभाव पड़ता है। जब हम लोग किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज तो करते हैं उसको नेगेटिवली चार्ज, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? उसका मास भी बढ़ता है। और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब अगर हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उसका मास क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास अगर किसी बॉडी का कंपेयर करें मास से इलेक्ट्रॉन का मास, तो बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कि चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिजिक्स के भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास जो है वो बढ़ेगा। कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो चार्ज के साथ साथ मास भी डाल रहे हैं। और जब किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उससे निकालेंगे कहीं ना कहीं वो हल्का होगा। मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का करना मतलब उसको हल्का करना, और नेगेटिवली चार्ज करना मतलब उसको भारी करना।
क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? तो चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है। कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं? कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, द प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच डिफरेंशिएट्स द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये दो चार्ज जो हैं, इसको इसमें क्या भिन्नता है, कैसे इसको अलग करेंगे, कैसे ये अलग होता है, ठीक है? तो किसके कारण? दोनों का फील्ड ऑफ चार्ज के कारण, अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज के कारण। स्ट्रेंथ भी सेम होता है, अमाउंट भी सेम होता है, फील्ड भी सेम होता है। क्या किसके कारण दोनों को हम लोग अलग अलग कर पाते हैं? तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज के कारण, चार्ज की जो पोलैरिटी है, नेगेटिव चार्ज एक और अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज एक और अट्रैक्ट होगा, इसको पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है, दोनों में भिन्नता आ जाती है, अलग अलग होते हैं, ठीक है? आए बात समझ में? पोलैरिटी, पोलैरिटी बन रहा है पोलराइजेशन से, पोलराइट जिसे होता है ना कि कुछ लोग एक तरफ चला गए, कुछ तरफ एक तरफ चला गए, इसको कहते हैं पोलैरिटी, ठीक है? मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारा शादी है, ठीक है? तो क्या किए हैं, 2 रूम बनाए हुए हैं कि भाई मेल पर्सन इस रूम में रहेंगे दाहिने तरफ और फीमेल पर्सन रहेंगे बाएँ तरफ। तो सारे मेल जो भी मेल आते जाएँगे दाएँ तरफ चले जाएँगे, जो मेल आएँगे फीमेल आएँगे बाएँ तरफ चले जाएँगे। इस तरह हम लोग कह सकते हैं ये दोनों अलग-अलग हैं, मेल और फीमेल 2 तरह के होते होते हैं। एक दाएँ तरफ चले गए, एक बाएँ तरफ, तो किसके कारण? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। When 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल प्लेट थ्रू सम प्रोसेस, किसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज कितना होगा? तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला चाहिए, Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो प्लस Ne, और N इक्वल टू क्या होगा, Q बाय कितना चार्ज होगा, सॉरी डायरेक्ट Q ही निकालने बोला, तो प्लस N की जगह 1.6 इन निकलेगा, N की जगह लिखेंगे 10 टू द पावर 19 को निकालने बोला, 10 टू द पावर 9 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इससे ये कट जाएगा, यानी प्लस में 1.6 कूलम। नहीं प्लस में देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, 1 प्लस 1.6 कूलम, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एक कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम पानी एक कप में है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर, उस एक कप में कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये हम लोग देखेंगे इस पे। तो ध्यान से देखिए, कप ऑफ वाटर, वाटर को केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं, H2O, ठीक है? अब यहां हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O। बता सकते हैं कोई कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पानी का? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पानी का, जल्दी से? नहीं पता? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम। कैसे चलेगा काम? और ये कितना मॉलिक्यूल्स रखेगा, पढ़े होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, हाँ या ना? तो 18 ग्राम में इतना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 250 ग्राम वाटर कितना होगा? देखिए 18 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में इतना बटा 18, तो 250 ग्राम में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 250। 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम में इतना बटा 18, तो 250 ग्राम में इतना बटा 18 गुना 250। अब एक मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन? तो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन का 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन, मतलब 10 प्रोटॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन, यही ना भाई? तो पॉजिटिव चार्ज कहा है, क्या कहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन का 10 प्रोटॉन होगा, तो इतना मॉलिक्यूल से कितना प्रोटॉन्स होगा? तो देयरफॉर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 250 ग्राम गुना 10, इतना प्रोटॉन होगा। अब एक प्रोटॉन का चार्ज कितना? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम। तो इतना प्रोटॉन्स है, इतना प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा? देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्ज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 250 इंटू 10, इतना हो गया क्या? प्रोटॉन की संख्या। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको गुना भाग कर लेना है। आता है गुना भाग करने के लिए? बन जाएगा। समझ में आया? क्या किए? पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए कि 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है पानी का, उसमें से उस मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम में मॉलिक्यूल्स इतना होगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब हम लोग कह सकते हैं 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल्स है तो 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो इतना बटा 18 गुना 250, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। एक मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन होगा? 10 प्रोटॉन। तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन होगा? इतना गुना 10। और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतना प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? इतना गुना एक प्रोटॉन का चार्ज कर दिए हम लोग। अब गुना भाग कर लेंगे बढ़िया से और देखेंगे कि किसमें से हमारा सही टिक करने पर आएगा, मतलब किसमें से आंसर हमारा आएगा।